बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां पर 12 दिसंबर को वंदे भारत ट्रेन का विधिवत शुभारंभ होगा। एससीआर की ये पहली वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी नागपुर से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। कल से वंदे भारत के लिए रिजर्वेशन भी शुरू हो जाएगा। समय सारणी और ट्रेन का नंबर जारी कर दिया गया है। 20825 नंबर के साथ नागपुर से बिलासपुर के बीच ये ट्रेन चलेगी। तो आपको बता दें कि बिलासपुर से इस वक्त की अहम खबर, जहां पर 12 दिसंबर को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस ट्रेन का नंबर भी आपको एक बार फिर से बता देते हैं, 20825 ये नंबर है वंदे भारत एक्सप्रेस का। नागपुर से बिलासपुर के बीच ये ट्रेन चलेगी। तो रेलवे से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता दें, एससीआर की 4 ट्रेनें इस वक्त रद्द हैं और 8 ट्रेनें देरी से रवाना होंगी। 11 से 13 दिसंबर तक ट्रेन का परिचालन प्रभावित रहेगा। दघोरा स्टेशन को चौथी लाइन से जोड़ने का काम किया जाएगा। नॉन इंटरकनेक्टिविटी कार्य होने से प्रभावित रहेंगी ये ट्रेनें। एक और जहां वंदे भारत की शुरुआत हो रही है, वहीं एससीआर की 4 ट्रेनें रद्द रहेंगी, 8 ट्रेनें देरी से रवाना होंगी। तो 11 से लेकर 13 दिसंबर तक परिचालन प्रभावित होगा। दघोरा स्टेशन को चौथी लाइन से जोड़ने का काम होगा और इस दौरान नॉन इंटर कनेक्टिविटी कार्य होने से ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। और अब आइए शुरू करते खबरों का सिलसिला। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और चुनाव पर्यवेक्षक भूपेश बघेल, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह की उपस्थिति में ये बैठक हुई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री को लेकर सभी विधायकों से चर्चा हुई है, उनकी राय ली गई है। बैठक के बाद चीफ ऑब्जर्वर भूपेश बघेल ने सभी विधायकों से 1-to-1 चर्चा की। इसके बाद तय हुआ कि मुख्यमंत्री के नाम का फैसला हाईकमान करेगा। इस पूरी हलचल पर सीएम भूपेश से बात की हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के चीफ ऑब्जर्वर और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ मौजूद हैं। अभी उन्होंने विधायकों की बैठक ली है। क्या कुछ तय हुआ है विधायकों की बैठक? सभी 40 विधायक उपस्थित थे और हिमाचल आप जानते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र है तो आने में घंटों लगता है, तो सब लोग उपस्थित हुए और हमारे दूसरे ऑब्जर्वर भूपेंद्र सिंह हुड्डा उपस्थित थे और यहाँ के इंचार्ज राजीव शुक्ला जी और सभी प्रदेश के नेता उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में एक लाइन का प्रस्ताव पारित हुआ कि विधायक दल का नेता कौन होगा, इसका फैसला हाईकमान करे। हिमाचल प्रदेश में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, छत्तीसगढ़ मॉडल भी रंग लाया। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 5 उपचुनाव अब जीते हैं। ये दोनों जीत का मूल मंत्र क्या रहा हिमाचल प्रदेश और भानु प्रताप? देखिए, सही बात कहा जाए तो ये है कि आम जनता से जुड़ के आम जनता के मुद्दों को लेकर लड़ना, ये महत्वपूर्ण बात है। और ये बात 2018 में मुझे राहुल जी ने कहा था कि सबको लगना चाहिए सरकार हमारी अपनी है। अगर हम बात करें गुजरात में कहाँ कुछ क्या गड़बड़ हो गया? अब मैं ज़्यादा तो नहीं रहा, 2 दिन ही रहा, वहाँ गया प्रचार प्रसार, लेकिन लग नहीं रहा था कि रिजल्ट आएगा। लेकिन आया, जो रिजल्ट आया है जनता का जो आदेश है सिरोधार्य है, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार से रिजल्ट आएगा। आज रिजल्ट आने के बाद जब पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि सबसे खराब जो रिजल्ट रहा गुजरात में कांग्रेस का अब तक का रहा और यहाँ पर भी बहुत सम्मानजनक नहीं है, ऐसा उनका कहना था। रमन सिंह किस दुनिया में रहते हैं? हिमाचल में पूरा तख्ता पलट हो गया। भारतीय जनता पार्टी 2 राज्य थे, 2 राज्य में चुनाव हुए और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी सरकार थी। एक राज्य उसके हाथ से छीन गया। जो कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, वहाँ हिमाचल में देवभूमि में कांग्रेस का परचम लहरा रहा है। तो रमन सिंह ये कहना भूल जाए, पहले बोलते थे कांग्रेस मुक्त भारत, अब क्या स्थिति है? और दूसरा, खुद कमान संभाले थे भानु प्रतापपुर में, 21,000 वोट से हारे। अच्छा, ये बोल रहे थे कि यहाँ जो एंटी इनकम्बेंसी काम की है, ये उनका कहना, मतलब हार स्वीकार अभी भी नहीं कर रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी थी यहाँ पर, उनका ये कहना। किसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी वो बताना पड़ेगा। यहाँ महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त हुए लोग, अग्निवीर से त्रस्त थे लोग,
यहाँ बेरोजगारी से त्रस्त हैं और इस कहाँ से सत्ता पलट हुआ। ये आखिरी सवाल ये है कि कब तक यहाँ के सीएम का नया चेहरा सामने आए? बहुत जल्द हाईकमान को जाकर रिपोर्ट देंगे और उसके बाद हाईकमान तय करेगा। विवाद की स्थिति भी ठीक है यहाँ पे? कुछ बिल्कुल नहीं, सब शांतिपूर्वक हुआ। जो कुछ मीडियम दिखाई दे रहा था ऐसा कुछ नहीं था, बहुत शांतिपूर्वक हुआ और सब ने एक लाइन से प्रस्ताव पारित किया कि हाईकमान को सौंपा जाए। ये थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और चीफ ऑब्जर्वर हिमाचल प्रदेश के, और उनका कहना है कि विधायकों से बैठक हुई है, सबकी राय ली गई है और जो राय सामने आई है उसको हाईकमान में रखेंगे और बहुत जल्द ही हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय हो जाएगा। कैमरामैन अजय गुज्जर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 हिमाचल प्रदेश। G20 के चौथे वित्त कार्य समूह की बैठक सितंबर महीने में 2023 में छत्तीसगढ़ में होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके जानकारी साझा की है। G20 समूह की जिम्मेदारी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समूह की बैठक देश के अलग अलग राज्यों और प्रदेश में कराने की बात कही थी, ताकि समूह के दूसरे देश भारत की संस्कृति और लोक कला से परिचित हों। सीएम ने बताया कि G20 के चौथे वित्त कार्य समूह की बैठक छत्तीसगढ़ में सितंबर 2023 में होनी है। बैठक की तैयारी के संबंध में पीएम मोदी की अध्यक्षता में ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को आश्वस्त किया कि मेहमानों के लिए विश्व स्तरीय व्यवस्था की जाएगी। भोपाल और इंदौर में कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद 1 साल पूरा होने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के लागू होने के बाद अपराध में कमी आई है। गृह मंत्री से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सत्येंद्र सिंह भदौरिया ने। मध्य प्रदेश में कमिश्नर प्रणाली को लागू हुए करीब 1 साल का समय बीत चुका है और इसके बाद जो आज कमिश्नर प्रणाली को समीक्षा बैठक की जा रही है, हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी। हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से ये इसको देखते हैं। काफी सफल रहा है। कोरोना काल के बाद से जैसे हम पुलिस की साख में बदलाव ला रहे थे, पुलिस की साख में सुधार ला रहे थे, उस दिशा में काफी सफल। अपराधों की दृष्टि से, संगठित अपराध की दृष्टि से, आंदोलन की दृष्टि से हर क्षेत्र में ये 1 साल काफी बहुआयामी व्यक्तित्व का रहा। हमने एक नए प्रकार का क्राइम है जो तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें अपराधी को उस स्थान पर होने की जरूरत ही नहीं है। इसे हम साइबर क्राइम के नाम से जानते हैं। भोपाल में अगर क्राइम होगा तो बंगलौर में बैठ के वो भोपाल में क्राइम कर सकता है साइबर वाला, दुबई में बैठ के कर सकता है। लेकिन हमारी पुलिस ने उसमें भी आशातीत से अधिक सफलता प्राप्त की है। अकेले भोपाल के अंदर 1 करोड़ 14 लाख रुपए की बरामदगी हुई। अकेले इंदौर के अंदर 3 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई। ये अपने आप में आज भोपाल के अंदर कॉम्बिंग अभियान जो चलाया उसमें एक रात के अंदर 2000 से ज़्यादा मुजरिम और वारंटी पकड़े गए। 18,800 इंदौर के अंदर एक रात के अंदर पकड़ लिए गए, जो अपने आप में बड़ी सफलता थी। हमने पुलिस की साख के सुधारने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर आशा सर्जन और मुस्कान के अभियान चलाए। अब इस मुस्कान अभियान में 552 बच्चियां हमने कुल 12 दिन के अंदर भोपाल के अंदर बरामद की। 667 बच्चियां इंदौर के अंदर हमने उनको वापस लेके आए। ये अपने आप में काफ़ी सफलता है। ये थे हमारे साथ प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, जो आज जो कमिश्नर प्रणाली 1 साल की हो गई है उसको लेकर जो रूबरू हो रहे हैं और प्रेजेंटेशन जो लेंगे। डीजीपी प्रदेश के मुखिया जो डीजीपी भी यहाँ पर हैं और प्रदेश के कमिश्नर जो भोपाल के कमिश्नर मकरंद देशकर उनके साथ बैठक भी करेंगे। कैमरामैन अजय मालवी के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24 भोपाल। बैतूल जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार ने आज तन्मय के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने रेस्क्यू में हुई देरी की बात स्वीकारी है। परमार ने कहा कि खुले बोरवेल को लेकर अधिकारियों को निरीक्षण करना चाहिए। मंत्री परमार ने कहा कि रेस्क्यू की पूरी जानकारी वो सीएम शिवराज से साझा कर रहे हैं। आज ऐसा लगा कि गति शायद धीमी है पत्थर के कारण से, उस कारण से सारी परिस्थिति हुई है। निश्चित रूप से किसी भी रेस को करने में इतना टाइम लगता है तो उसके कारण से समस्या खड़ी होती है। मेरे को जो कमी लग रही है मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बता दिया है, उसी स्थान पर वो निराकरण करें। मुरैना में 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई। दोनों के बीच कई वर्षों से जमीन का विवाद चला आ रहा है और जिसमें पहले भी एक पक्ष ने एक युवक की मौत हुई थी और विवाद की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस युवक को अस्पताल लेकर आई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। संदीप के परिजनों ने बताया कि उनका विवाद आरोपी पक्ष से काफी लंबे समय से चल रहा था। पुराने विवाद में जिसमें कई
उनके कई लोग जेल में बंद हैं। आज आरोपी पक्ष के लोगों ने हमला बोल दिया, जिसमें खेत में काम कर रहे संदीप को गोली लगी और वो खत्म हो गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। देखने के लिए तो लौट के आ रहे थे तो वहाँ पे रास्ता में लगे हुए थे, तो हम तो ऐसे ही छूट छाट के भाग गए थे। वो हमारा भतीजा था, वो उसमें गोली मार दी। इनकी 6-7 महीने पहले एक विवाद हुआ था, उसमें एक व्यक्ति की मारपीट में उसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। उसमें उस प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये घटना भी उसी घटना की परिणति है और इसमें एहतियातन जो है अभी हम देख रहे हैं, और कुछ इसमें 302 की 14 लोगों के खिलाफ FIR हो गई है। श्योपुर जिले की कूनो सेंचुरी से लगी आदिवासी बस्ती की रहने वाली महिला की जंगली जानवर के हमले में मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। अगरा थाना इलाके के नया गांव के पास कूनो सेंचुरी के पास आदिवासी बस्ती में रहने वाली कमला लकड़ी जुटाने के लिए जंगल गई थी और इसी दौरान शाम करीब 5 बजे किसी जानवर ने उस पर हमला कर दिया, जिससे बुरी तरीके से लहूलुहान महिला की मौके पर ही मौत हो गई। परिजन को भालू के हमले की आशंका है। ये नगांव के जंगल में कहीं गई हुई थी, तो उसके परिवारजनों को मृत मिली है मृतावस्था में। तो किस कारण इसकी मृत्यु हुई है वो पता नहीं है। उसकी डॉक्टर साहब द्वारा PM वगैरह किया जा रहा है, उसकी जांच वगैरह होने के उपरांत आपको बताया जाएगा। इसमें भोपाल में बदमाशों पर पुलिस की नकेल नाकाफी साबित हो रही। दरअसल शहर में अपराध का ग्राफ कम करने के मकसद से आदतन अपराधियों से पुलिस 5 से 50,000 रुपए का बॉन्ड भरवा रही है। बदमाशों से बॉन्ड में ये करार करवाया जा रहा है कि वे 3 साल तक अपराध नहीं करेंगे, लेकिन इस करार का भी बदमाशों पर कोई असर नहीं हो रहा है। बता दें कि पुलिस ने 397 बॉन्ड भरवाए, जिसमें से अब तक 14 ने ये करारनामा तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने बॉन्ड राशि वसूली के साथ ही आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी। अभी तक 14 लोग हैं जिनके अगेंस्ट हम लोगों ने एक CRPC की धारा 446 होती है, जिसके तहत हम लोग बंद पत्र के उल्लंघन में जो बॉन्ड है उसका फोरफीचर या उससे पैसे भरवाते हैं। तो इसमें मेरे कोर्ट से 14 केसेस में लगभग 2 लाख के आसपास का जो अमाउंट है ये लोगों ने भरा है। जो इनके जमानत दे रहे हैं उनको भी हम लोग शो कॉज नोटिस इशू कर रहे हैं। भोपाल सेंट्रल जेल में भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। बलात्कार, हत्या के प्रयास, चोरी, लूट डकैती जैसे संगीन अपराधों में सजा काट रहे कैदियों के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया जा रहा है। 11 दिसंबर से कथा 17 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें कैदियों को डाकू से ऋषि बनने की कहानियां सुनाई जाएंगी। भोपाल जेल में कुल 3,600 कैदी, इनमें महिला कैदियों की संख्या 190 है। उनके साथ 12 बच्चे भी हैं। कैदियों की मनोदशा को सुधारने और आपराधिक मानसिकता से बाहर लाने के लिए जेल में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा के मुख्य यजमान जेल अधीक्षक राकेश भांगरे और उनकी पत्नी होंगी। इस कथा में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्री हरि जी महाराज प्रवचन देंगे। मुरैना में एक बार फिर रेत माफियाओं का आतंक देखने को मिला है। इन्होंने वन विभाग की टीम पर ही हमला कर दिया। ये माफिया चंबल के रेत का दिन रात खनन कर रहे हैं और इनको रोकने के लिए गई टीम पर रेत माफिया और उनके गुर्गों ने वन विभाग की टीम पर हमला बोल दिया। दरअसल विभाग के अधिकारियों को खबर लगी कि लोडर मशीन से रेत का खनन किया जा रहा है। सूचना पाते ही 3 गाड़ियों में भरकर विभाग के अधिकारी और फॉरेस्ट गार्ड मौके पर पहुंचे और कार्रवाई करते हुए रेत भरने वाली लोडर मशीन जब्त कर ली। लोडर जब्त करने पर माफिया के गुर्गे इकट्ठा होकर पथराव और फायरिंग करने शुरू कर दिया। इस हमले में 3 गाड़ियों के कांच तोड़ दिए गए। हालांकि इसमें वन विभाग की भी लापरवाही सामने आई है, जिसमें टीम ने कार्रवाई करने से पहले पुलिस को भरोसे में नहीं लिया। वन विभाग की टीम ने अब तक आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कराई। कि बरोठा घाट पर अवैध उत्खनन की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वन विभाग की टीम ने उस लोडर को जब्त कर दिया गया और जब वो लोडर नदी से थाने तक पहुंचा रही थी टीम,
तब बीच में लोगों द्वारा पत्थरबाजी की गई। हमलावर है उनमें से कुछ तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उनके नाम हमारे पास आ चुके हैं। पश्चिम रेलवे के प्रशासनिक विभाग ने इंदौर रेलवे स्टेशन के मास्टर प्लान की तैयारी शुरू कर दी है। मास्टर प्लान के मुताबिक 50 साल बाद की जरूरतों के हिसाब से रेलवे स्टेशन परिसर को तैयार करने की योजना बनाई जा रही है। 2200 करोड़ रुपए में ये काम पूरा होना है। शहर में बनने वाली मेट्रो ट्रेन के एक स्टेशन का लिंक भी रेलवे स्टेशन के साथ जोड़ने की योजना है। मास्टर प्लान के तहत 12,000 यात्री हर घंटे हैंडल करने के स्तर पर रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। हर प्लेटफॉर्म पर 1200 से लेकर 1500 यात्रियों की बैठक व्यवस्था होगी। प्रपोजल ड्राफ्टिंग और प्लानिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो पूरी तरह से देख लिया गया है। सारे एस्पेक्ट जो है लक्ष्मीबाई नगर से लेके इंदौर रेलवे स्टेशन तक, जैसे ही अभी आगे की प्रक्रिया होगी उसमें टेंडर होगा, इसके बाद में फिर ये काम बहुत ही तेज़ी से चलेगा। रायपुर के निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए मांग पत्र भरवाए जा रहे हैं। इसके आधार पर ही स्कूलों को पिछले सत्र की आरटीई फीस की राशि दी जाएगी। स्कूलों द्वारा आरटीई के अंतर्गत प्रवेश लेने वाले छात्रों की सूची तैयार की जा रही है, लेकिन नोडल प्राचार्य के आदेश से स्कूल प्रबंधन असमंजस में पड़ गया है और विरोध की तैयारी की जा रही है, क्योंकि मांग पत्र भरने, दिशा निर्देश प्रदान करने नोडल प्राचार्य की ओर से बैठक आयोजित की जा रही है। स्कूलों से कहा जा रहा है कि जितने छात्रों ने प्रवेश लिया है उसकी 25% संख्या ही आरटीई के अंतर्गत आरक्षित रहेगी। यदि आरटीई छात्रों की संख्या कुल छात्र संख्या के 25% से अधिक होती है तो उनके पैसे नहीं दिए जाएंगे। इन अतिरिक्त बच्चों को राशि नहीं मिलेगी, लेकिन विद्यालय को अतिरिक्त बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना होगा। नए आदेश से अब उन छात्रों की भी फीस राशि नहीं मिलेगी जिनकी राशि पूर्व के वर्षों में मिलती रही है। प्रवेश नियम में संशोधन या उसको लेके जो भ्रांतियां हैं, नोडल प्राचार्य जो को जानकारियां कम है या स्कूलों को जानकारियां कम है, आरटी तथा अन्य समस्याओं को लेकर एक प्रदेश स्तरीय बैठक स्कूल शिक्षा विभाग और निजी स्कूल संचालकों की होने जा रही है। उसके बाद ये सारी स्थितियां क्लियर होंगी। इंदौर पहुंचे पद्मश्री सूफी गायक कैलाश खेर ने देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि मेरा शहर भी इंदौर की तरह स्वच्छता में नंबर 1 आना चाहिए। इंदौर का ट्रैफिक अविरल था, लेकिन अब उसमें सुधार देखा जा रहा है। खेर ने शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक कट्टरता का पाठ पढ़ाने पर कहा कि हर व्यक्ति को अपने धर्म में रहना चाहिए और धर्म का पालन भी करना चाहिए। IBC 24 की संवाददाता शालिनी हाटिया ने एक्सक्लूसिव बात की पद्मश्री कैलाश खेर से। जादुई आवाज़ के सिंगर पद्मश्री कैलाश खेर, जिसकी आवाज़ का हर कोई दीवाना है और उनकी झलक पाने के लिए, उनकी आवाज़ सुनने के लिए हर कोई बेताब रहता है। IBC 24 पर इस समय एक्सक्लूसिवली कैलाश खेर जी हमारे साथ है। सर, देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में आप आए हैं और आज आपने जिस तरह से जैसे ही पहुँचे उसके बाद सबसे पहला सरप्राइज़ आपने सफाई कर्मियों को दिया है, कैसे देखते हैं इसे? जी, जब दुनिया में स्वच्छ मन जिनके होते हैं तो उनके तन भी स्वच्छ होते हैं, उनके शहर भी, उनके घर भी, उनके परिवार भी, उनके हर कर्म में स्वच्छता दिखती है। तो इंदौर के वासियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि लगातार 6वीं बार इंदौर नंबर 1 पे आया है। सूफी सिंगिंग की मैं बात करूँ, आपको लगता है कि आज भी ये दिलों पे राज करता है और आपके गाने तो सबसे ज़्यादा फेमस होते हैं? जी, जो भी स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक संगीत जो भी होता है वो सभी के हृदय को इसलिए छूता है क्योंकि हृदय तो परमात्मा का घर होता है। तो यदि आप परमात्मा का सुमिरन करेंगे तो ऐसा कोई होगा ही नहीं पृथ्वी पर आज तक जो हृदय स्पर्शी कार्य करे और हृदय न स्पर्श हो, तो वैसा वाला हो जाता है। तो इसलिए आध्यात्मिक संगीत जब जब गाया जाता है वो हृदय को ही द्रवित करता है। सर, जाते जाते कुछ गुनगुना दीजिए, बहुत सारे दर्शक आपकी जी। अगर बम 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 लहरी, अगर बम 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 लहरी। बहुत बहुत शुक्रिया IBC 24 से बात करने के लिए। तो ये थे कैलाश खेर जी, इंदौर पहुंचे हैं, बहुत ज़्यादा उत्साहित है, मोटिवेटेड बात उन्होंने खासतौर पर कही और उसके साथ जिस तरह से शिव भक्ति में वो लीन नजर आते हैं उसका एक रूप यहाँ देखने को भी मिला है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ शालिनी हाटिया, IBC 24 इंदौर।
ग्वालियर चंबल संभाग में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए प्रदर्शनी राजे सिंधिया जय विलास पैलेस में प्रदर्शनी का आयोजन होगा और मध्य प्रदेश के युवा कलाकारों, स्टार्टअप और होममेड से जुड़े लोगों को मंच देने के लिए जय विलास पैलेस में 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक एकम 2022 का आयोजन होने जा रहा है। 23 से 25 दिसंबर में म्यूजियम में एकम का फेस्टिवल चलेगा। एकम एक प्लेटफॉर्म है हर एक मध्य प्रदेश वासी के एंटरप्रेन्योर्स, क्राफ्टर्स, डिज़ाइनर्स, आर्टिस्ट, डांसर्स, हर फील्ड के लोगों को हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में होने जा रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट और G20 के लिए पूरे शहर का कायाकल्प किया जा रहा है। शहर के प्रसिद्ध चिड़ियाघर को भी आकर्षक रूप दिया जा रहा है। चिड़ियाघर की साज सज्जा पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। में जो अप्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है उसमें बहुत सारे बाहर के विजिटर्स आएंगे और इंदौर जू भी अपनी तैयारी कर रहा है, क्योंकि जू का नाम भी कहीं न कहीं भ्रमण करने वाली लिस्ट में रहेगा उसका नाम भी। तो उसी तरह से हमारी तैयारियां भी है कि यहाँ पर जो भी बाहर के विजिटर्स अगर इंदौर जू में आते हैं तो अच्छा इंप्रेशन लेके जाए। मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस से लेकर आरएसएस तक आदिवासियों को आकर्षित करने में जुटे हुए हैं। इसी लिहाज से संघ का अनुषांगिक संगठन वनवासी कल्याण परिषद छात्रों को रोजगार और स्वरोजगार के लिए मदद करेगा। भोपाल में पढ़ाई के लिए आने वाले आदिवासी वर्ग के स्टूडेंट्स को रहने के लिए आरएसएस ने अत्याधुनिक हॉस्टल बनवाए हैं। राजधानी के MP नगर में स्थित वनवासी कल्याण आश्रम में ये हॉस्टल CSR फंड से तैयार कराया गया है। रोजगार जो होता है वो उद्योग से होता है, लघु उद्योग से होता है, व्यापार से होता है। संघ और अनुषांगिक संगठनों का, वनवासी कल्याण परिषद का, अन्य हमारे स्वावलंबी आंदोलन का, इन सब का उद्देश्य और एक इस प्रकार का हमारा कार्य है जिसको लेकर के समाज के बीच में हम एक अच्छा वातावरण निर्मित करना चाहते हैं। 2023 के चुनाव को देखते हुए भाजपा, उनके अनुवांशिक संगठन RSS सभी वनवासी और आदिवासी क्षेत्रों में अपनी पैठ बनाने के लिए झूठी बातें, झूठी योजनाएं फैला रहे हैं। बात सरायपाली की करते हैं, जहां का एक गांव अब भी मुख्य धारा से कटा हुआ है। गस्ती डीपा गांव में पक्की सड़कें नहीं होने से ग्रामीणों में काफी जद्दोजहद देखने को मिलती है। गांव के बच्चों को स्कूल जाने के लिए पगडंडियों का सहारा लेना पड़ता है। वहीं मरीजों को अस्पताल ले जाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों को वोट डालने के लिए भी 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। सरकार ना कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पे आने जाने में बहुत दिक्कत, बच्चों को पढ़ाने लिखाने में बहुत दिक्कत। जैसे कोई स्कूल में पढ़ाए हैं गवर्नमेंट स्कूल में, तो छोड़ने ले जाने में बहुत दिक्कत। हमारे गाँव में बच्चा वगैरह कुछ हॉस्पिटल लेना है, कहीं भी लेना है तो बहुत मुश्किल है। खाट पर उठाकर कंधा में डालकर जाते हैं और इन तरफ से। और अभी तक का कोई भी शासन प्रशासन द्वारा यहाँ के प्रावधान नहीं दिया गया है और हम लोगों को समस्या का समाधान करते आना पड़ रहा है। निश्चित रूप से आपको कहना सही है कि अभी तक उस गांव में सड़क नहीं पहुंच पाया है। PWD के अधिकारियों से मेरी बात हो गई है और उसको बहुत ही जल्द सर्वे करवा के उसका मैं पैसा पास करवा लूँगा और काम भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। मिशन 2023 को लेकर बीजेपी इलेक्शन मोड में आ चुकी है। ग्वालियर चंबल अंचल में पार्टी को और मजबूत करने के लिए बीजेपी की अहम बैठक हुई और बीजेपी की जमीन मजबूत करने के लिए VD शर्मा ने मोर्चा संभाल लिया है। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, प्रदेश सह प्रभारी और उत्तर प्रदेश के इटावा सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया समेत ग्वालियर चंबल अंचल के कई नेता शामिल हुए। ग्वालियर के प्रवास में हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी और हमारे सभी संभाग के पदाधिकारी, संभाग के हमारे जिलों के अध्यक्ष, जिलों के प्रभारी, तो वो बातें जो तय हुई हैं संगठन काम के विस्तार से लेकर के सुदृढ़ीकरण, इन सारी बातों को आज सभी जिलाध्यक्षों के साथ बैठ करके हम उन बातों की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। खरगोन में एक भाई के प्रति बड़ी बहन का टूट प्रेम देखने को मिला, जहां पर अपने छोटे भाई की दोनों किडनी खराब होने के बाद उसकी जान बचाने के लिए बड़ी बहन किडनी दान देने के लिए आगे आई, लेकिन अभी भी ट्रांसप्लांट के लिए पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया। पीड़ित भीम सिंह के
पिता ने बेटे के इलाज के लिए गरीब पिता ने अपना आधा एकड़ खेत भी बेच दिया। आर्थिक रूप से बेहद कमजोर परिवार ने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। उस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।